नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है 8वीं क्लास की, उसका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मानव संसाधन। इसके बाद ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की 9th क्लास की ज्योग्राफी, उसमें 6 बड़े ही प्यारे प्यारे से चैप्टर हैं। 6 के 6 चैप्टर पूरी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे चैप्टर हैं और एक बेसिक जानकारी उन सब के अंदर उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहा हो, या उसको है कि हाँ मेन चीज़ें जो है वो आपकी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से 9th क्लास की ज्योग्राफी है उसको पढ़नी चाहिए भारत के भूगोल के लिए। तो जो नेक्स्ट आएगी 9th क्लास की ज्योग्राफी, उसमें भी कुल कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। तो आज हम पढ़ते हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, मानव संसाधन। और जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें से आपको यह बताना है कि जमशेदपुर जो है ये सिटी किस स्टेट के अंदर है, किस राज्य में है जमशेदपुर। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। और अब आगे पढ़ते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़े संसाधन कौन होते हैं? लोग होते हैं। नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है कि नेचर जो है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण कब हो जाती है? जब वो हमारे लिए उपयोगी हो। तो उसी प्रकार से मनुष्य जो हैं, लोग हैं, वो अपने देश के लिए भी संसाधन बन सकते हैं। संसाधन का मतलब है कि कुछ देश के लिए उपयोगी हो। तो उपयोगी वो होंगे कब? जब उनमें कोई कौशल होगा, जब कोई स्किल होगी। सिर्फ ऐसे कोई आदमी पड़ा है सारे दिन, पूरे 24 घंटे कोई काम नहीं है, बस पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, तो वो कोई देश के लिए वो संसाधन का काम नहीं कर रहा है। संसाधन का काम है कि किसी व्यक्ति में कोई ना कोई कार्य कर रहा है जिससे देश के लिए कहीं ना कहीं एक उसका योगदान समुद्र में जैसे बूंद के समान हो, लेकिन हो जरूर। कोई ना कोई व्यक्ति अपना कार्य करे, तो वो अब स्किल होगी कैसे, कौशल कैसे होगा? तो जैसे अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, पहली बात तो ये है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए शराब बहुत पीता है और पूरी जिंदगी उसको शराब कैसे छोड़े, नशे से दूर कैसे रहे, इसी चीज में उसकी सारी उम्र निकल गई, तो वो क्या देश के लिए जो है वो बनेगा संसाधन। कई लोग आप देखते हैं कि घर परिवार में कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। अब जो फैमिली वाले हैं वो रात दिन इसी चीज में कोशिश करते हैं कि कैसे इस आदमी की शराब जो है वो इससे हटे, कैसे है शराब छोड़े। अलग अलग डॉक्टर से मिलना या और कोई नशा करते हैं। पूरी जिंदगी लोगों की इन्हीं चीजों से दूर होने में निकल जाती है। तो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। इसके बाद में है शिक्षित, शिक्षा होनी चाहिए। अभिप्रेरित लोग, कुछ लोग बुझे हुए, जो बुझा हुआ चूना होता है उसकी तरह होते हैं, एकदम जैसे कि मुर्दा हो। जान होनी चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए जीवन में कुछ करने के लिए। हालांकि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति 24 आवर्स कभी कोई ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी हमेशा मोटिवेट ही रहेगा। बहुत से लोग दुनिया को मोटिवेट करते हैं, इतने अच्छा अच्छा मोटिवेट करते हैं, लेकिन खुद भी वो कभी कभी डिमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अभी संदीप माहेश्वरी जी को आप सब जानते ही हैं। संदीप माहेश्वरी, अभी उन्होंने 10-15 दिन पहले का कोई उनका इंटरव्यू था, कब की बात है अभी, उन्होंने एक कहा कि मैं कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले ही डिप्रेशन का शिकार हो गया था मैं। अब उस चीज को लोग एक हंसी के रूप में उड़ा सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी कैसे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो वो एक स्थिति अलग है कि कोई व्यक्ति जीवन में हमेशा के लिए मोटिवेट नहीं रह सकता, लेकिन पूरी जिंदगी ही एक बुझे हुए चूने की तरह, कभी कोई कहे तू कुछ कर ले जिंदगी में, कहे हैं कुछ कर ले, हैं ऐसे कर पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो एक मोटिवेशन होना चाहिए एक खुद के लिए कि मैं कुछ करूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा करूं। तो स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो ये चीजें
क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था, कि लोगों में जो स्किल है वो बढ़े, जिससे लोग जो है देश के लिए एक संसाधन के रूप में काम आ सकें। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। तो शिक्षा का स्तर है, एज है, मेल फीमेल, उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 के अंदर 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान। मेन बात यह है कि लोगों को जो है स्किल उनमें डेवलप करना, अलग अलग विषयों से संबंधित, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित, ताकि वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त कर सकें। आज भी लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। रोजगार बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। एक तो बड़ा रीज़न ये होता है कि व्यक्ति, जैसे यहाँ की बात करें राजस्थान की, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों में एक उत्साह होता है युवाओं में, वो सरकारी नौकरी को लेकर के, खास करके शिक्षक भर्तियों को लेकर के। अब क्या पूरे भारत के अंदर ही हर स्टेट के अंदर क्या ऐसा ही चार्म है? नहीं है। कुछ स्टेट है जहां सरकारी नौकरी को लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते। आप पंजाब, हरियाणा उधर चले जाओ, अब तो फिर भी UPSC के लिए कुछ लोग जागरूक होने लगे। वहां नौकरी को लेकर के मानते ही नहीं कि क्या है नौकरी। वो कारण ठीक है, उसके अलग हो सकते हैं कि वहाँ खूब उनके अनाज होता है, खेती में खूब बड़े बड़े खेत हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन एक तो सरकारी नौकरी की तरफ ही प्रयास करते रहना, इसके अलावा कोई विकल्प जो है वो व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि अगर मेरा सरकारी नौकरी में नहीं हुआ तो मैं इसके लिए मैं क्या विकल्प कर सकता हूँ। सरकारी नौकरी में अगर नहीं होता है तो उसको इतना खतरनाक डीमोटिवेशन के रूप में लेता है कि अब तो मेरी जिंदगी नश्वर है, मैं एक असफल इंसान हूँ जिस पर लोग हंसेंगे पूरी जिंदगी का। और क्या हुआ, वो एग्जाम हुआ था क्या? सुना है एग्जाम दिया था तुमने भी। तो लोग तो होते ही बेकार हैं, जो लोगों को सोच करके कोई कुछ कर नहीं सकता व्यक्ति। आप जयपुर में देखिए, इतने रोजगार, आप घर से बाहर निकल के हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ काम करता मिलेगा। आप रोड पर निकलेंगे, मतलब इतने दुनिया भर के रोजगार हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक सरकारी नौकरी रोजगार है। रोजगार बहुत है, आप में स्किल होनी चाहिए। अगर आप में स्किल है, इस दुनिया में रोजगार की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, अगर आपके घर का नल भी खराब हो जाता है और आपको पता है कि आपसे ठीक नहीं होना, आप किसी को बुलाते हो नल ठीक करने के लिए, वो सिर्फ आने आने के 500 रुपए लेता है एक बार के। दिन में अगर 10 जगह भी वो जाकर के आता है, दिन के 5,000 रुपए कमा करके आदमी शाम को घर जाता है। और महीने में 30 दिन में से अगर वो 25 दिन भी काम करेगा तो 1.25 लाख रुपए घर पे कमा के ले जाता है आदमी। नहीं करते, माइनस और कटा दो तो 1 लाख रुपए तो घर पे ले गया वो। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, रोजगार की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। और जो व्यक्ति मेहनत से बहुत अच्छे से इन एग्जाम की तैयारी करता है, इन बुक्स को पढ़ता है, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे व्यापार के क्षेत्र में जाइए या किसी भी क्षेत्र में जाए, आप जो करोगे वो औरों से बेहतर ही करोगे अगर आपने अच्छी शिक्षा, अच्छे से एक मेहनत करके अगर आप निकले हो तो। ऐसे दुनिया में हजारों हैं, मेरे पास तो ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है आसपास। मैं हर तरफ देखता हूं कि दुनिया में क्या चल रहा है, कोई कमी नहीं है रोजगार की। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया, वो आदमी महीने के लाख रुपए तक कमा के अच्छा खासा अपना काम चलाता है, वो भी उसकी मर्जी होती है तो आता है वो। आप 10 बार फोन करोगे तब एक बार आएगा आपका नल ठीक करने वाला भी। आपके लाइट खराब होगी, एक बार के आकर के 200-300 रुपए सिर्फ आने आने के लेगा वो। जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं।
विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। यानी पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 90% जो भूपृष्ठ है, अर्थ का जो भाग है भूमि वाला, 30% भाग पर यह 90% लोग रहते हैं। अब बाकी पे क्यों नहीं रहते? क्यों? बाकी रहने के योग्य स्थान होगा नहीं भाई, लोग रहेंगे कहाँ? जहाँ उनके रहने के लिए अनुकूल सुविधा होगी, जलवायु कह लो, जो स्थान, जो भू आकृति है, जैसे मैदान है, मैदान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी। नदियाँ वगैरह हो, अच्छे मैदान हो, वनस्पति हो, तो व्यक्ति वहीं रहना जो है वो पसंद करेगा। अब जैसे आप राजस्थान का ही उदाहरण देख लीजिए। एक तरफ तो ईस्ट राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान, एक तरफ पश्चिमी राजस्थान में आ जाओ, जैसलमेर। अब वहां जनसंख्या घनत्व क्या है? और दौसार, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, यहां का जनसंख्या घनत्व क्या है? रात दिन का अंतर है। तो ये क्या कारण? इसके भौगोलिक स्थिति के कारण। रोजगार की अवसरता कितनी है, हर चीजें प्रभावित करती है जनसंख्या को। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं तो कुछ विरल बसे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग मिलते हैं। तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में मिलेंगे कहाँ? बहुत ज्यादा ऊपर जाते जाओगे आप उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में तो बर्फ ज्यादा मिलेगी आपको, वीरान, इस तरह से बर्फ ही बर्फ, मरुस्थल और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हो, ऊंचे पर्वत हो, विषुवतीय वन हो। अब वन, विषुवतीय वन इतने घने होते हैं कि उसमें सूर्य की रोशनी तक नीचे तक नहीं पहुंच पाती। जो पेड़ की जड़, जो पेड़ का जहां शुरू होता है वृक्ष, इतने ऊपर इस प्रकार से घने फैले हुए, तो कहां मनुष्य रहेगा? कम ही मिलेंगे। और ये एक चित्र दिया है इधर कि महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या आप देख लीजिए। एशिया महाद्वीप के अंदर अब ये 100 लोगों की अगर हम कल्पना करें कि पूरे विश्व के अंदर 100 लोग हैं, यानी 100%, विश्व की जनसंख्या को 100% मान के चलें, तो आप देख लीजिए इतने लोग तो सिर्फ एशिया में रहते हैं। यूरोप में कितने लोग रहते हैं? 1 2 3 4 10% लोग इसमें यूरोप में। अफ्रीका में 4 3 7 1 8, ये अफ्रीका वाले ये हो गए 3 3 6 3 9 10 11 12 13% के आसपास अफ्रीका। मध्य और दक्षिण अमेरिका में ये 4 4 8 8% के आसपास। उत्तरी अमेरिका में 5% कुल जनसंख्या का उत्तरी अमेरिका एक तरफ। तो इस प्रकार से एक एवरेज है ये। और ये ओशेनिया किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में। तो 1% लोग उस तरफ। तो इस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है। विश्वतवर्त के दक्षिण की अपेक्षा अधिक विश्वतवर्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो विश्वतवर्त के दक्षिण की अपेक्षा विश्वतवर्त के उत्तर में ज्यादा लोग रहेंगे, तो अपने आप ही रहेंगे। दक्षिण की तरफ क्या है? जल ज्यादा है, समुद्र ज्यादा है। ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप, सारा का सारा ये एशिया महाद्वीप आ जाएगा इधर। पूरा यूरोप महाद्वीप आ गया। और अफ्रीका के अंदर भी 0 डिग्री कर्क रेखा, वो 0 डिग्री विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों अफ्रीका से निकलती है। मकर रेखा भी निकलती है अफ्रीका से। तीनों जो रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। तो ये 0 और ये आप देख लीजिए, ये ऊपर वाला अफ्रीका, आधे से ऊपर अफ्रीका पूरा पूरा इधर आ गया। अमेरिका महाद्वीप आ गया, उत्तरी अमेरिका वाला। तो ऊपर की तरफ आप चलते जाओगे तो स्थल भाग आपको ज्यादा मिलेंगे, स्थल ही मिलेंगे ऊपर की तरफ। समुद्र भी बीच बीच में कुछ सागर हैं, भूमध्य सागर वगैरह ये कुछ, लेकिन मेनली स्थलीय भाग ज्यादा मिलेंगे। जबकि दक्षिण की तरफ आप बढ़ते जाओ, हिंद महासागर, अंटार्कटिक, उधर महाद्वीप की तरफ बढ़ जाओगे, दक्षिणी महासागर, तो जल ही जल है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। 60% लोग केवल 10 देशों में, और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जैसे ये देख लीजिए चीन, तो ये जनसंख्या मिलियन में है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है मिलियन का, मिलियन लिखा होता है।
तो कितनी है, लगभग 1300, 1200, ये 1300 हो गए, ये 1400 हो गए, तो 1300 मिलियन से ज़्यादा, लगभग 1350 मिलियन के आसपास जो है वो चीन की जनसंख्या। ये 2011 के अनुसार है भारत की जनगणना। और ये बाकी वाले भी कोई अब की नहीं है, ये भी सब पहले की है। 2011 के अनुसार ही मान के चलो इसको। अब तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी। ये भारत की है तो 1200 मिलियन के आसपास। फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। तो अब रूस इतना बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, लेकिन जनसंख्या उसकी देख लीजिए, पाकिस्तान से क्या, बांग्लादेश से भी कम जनसंख्या है किसकी, रूस की। तो ये है। और ये मिलियन वगैरह होते हैं, कई बार आपके एग्जाम में मिलियन आते हैं, तो इस मिलियन को सरलीकरण करने का तरीका क्या है, आप समझोगे कैसे। देखिए, 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन बराबर में होता है 10 लाख। ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 1 मिलियन बराबर में 10 लाख, तो 10 मिलियन बराबर में कितना हो गया, 10 × 10 बराबर में कितना हो गया, 100 लाख। भाई 10 मिलियन में कितने लाख हो गए, 100 लाख हो गए। या आप यूं कह लोगे 10 मिलियन में कितने करोड़ हो गए, 1 करोड़। 100 लाख का 1 करोड़ होता है ना। तो 1 मिलियन के 10 लाख और 10 मिलियन का कितना हो गया, 1 करोड़। अब आपको मिलियन को सिर्फ लाख में चेंज करना है, तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। अब जितना जो भी मिलियन में है उसके आगे 10 लाख से उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या की बात करते हैं, 1200 मिलियन है, ये 1200 हो गए, ये क्या है, मिलियन। अब मुझे इसको लाख में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा, इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। या 10 लाख में कितनी जीरो होती है, 6 होती है। 10, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 10 लाख। तो टोटल कितनी जीरो होती है 10 लाख में, 6 जीरो। अब चाहे मल्टीप्लाई करो या सीधा इसके आगे 6 जीरो जोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पूरा इसके आगे मैं लिख सकता हूं लाख। कोई पूछे भारत की जनसंख्या कितनी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको यूं लिख कर आगे लाख लिख सकता हूं। और अगर मुझे इसको मिलियन में वापस चेंज करना है, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मुझे इसमें 10 लाख का भाग देना पड़ेगा। 10 लाख का मैं इसमें भाग दूंगा तो ये 6 जीरो कट हो जाएगी, वापस 1200 मिलियन आ जाएगा। लाख में चेंज करना है तो 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं। तो आप गिन लो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। तो 1 अरब और 20 करोड़। तो इस 1200 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 1 अरब 20 करोड़। और मुझे सीधा मिलियन को करोड़ में ही चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया कि 10 मिलियन का होता है 1 करोड़। तो मुझे सीधा इन मिलियन को करोड़ में ही बदलना है, तो उसके बटे में 10 का भाग दे दो। 1200 है, 1200 बटे 10 का मैंने भाग दे दिया सीधा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 120 करोड़, ये आ गया सीधा। और इसको अरब में आप अपने आप ही बोल दो, फिर 120 करोड़ का मतलब ही हो गया 1 अरब 20 करोड़। या सारा मिला करके 120 करोड़ है, 120 करोड़ को अरब में कन्वर्ट करोगे, कर लो कन्वर्ट, तो 1 अरब 20 करोड़ हो गए। तो ये आपको संख्याएं बदलनी आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न तो कई बार इसलिए गलत हो जाता है, उनके मिलियन भी नहीं समझ में आते कि मिलियन का मतलब क्या है। यहां पे 1 मिलियन बराबर में 10 लाख होता है, यह चीज याद होनी चाहिए। जनसंख्या का घनत्व, पृथ्वी पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो औसत संख्या है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है, तो यह ध्यान रखें। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया।
अब आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जनसंख्या कहाँ ज़्यादा होगी, तो आप देख लीजिए। सबसे पहला तो स्थलाकृति, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, भौतिकी रूप से जो लोगों के लिए सरल हो, जैसे मैदान। तो पर्वत पठार की बजाय लोग मैदानों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि खेती के लिए, वीर निर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरले बसे में। यह यूपी बिहार की जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? मैदानी भाग हैं, ये गंगा बहती है वहां से, तो इतने शानदार मैदान बने हुए हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, तो जनसंख्या अपने आप ही ज़्यादा होगी। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म हो या फिर अत्यधिक ठंडी हो, इनमें नहीं रहना चाहते। जैसे सहारा मरुस्थल, तो गर्म जलवायु मिलेगी। रूस के ध्रुवीय प्रदेश, ये कनाडा, अंटार्कटिका, यहाँ क्या है? ठंडी जलवायु। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ लोग नहीं रहना चाहते। जहाँ एक नॉर्मल सही तापमान हो, वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। अब जो लोग बर्फ में रहते हैं, उनकी पूरी जिंदगी बर्फ से बचाव में ही निकल जाती है। आप ये जो ऊपर नॉर्थ की तरफ जो ये शीतोष्ण मरुस्थल वगैरह रहे, कई बार मूवीज वगैरह देखते हैं कि बर्फ की हवाएं लगातार चलती है, बर्फ लगातार बहती रहती है, बर्फ की बारिश होती रहती है। तो लोग वहां जहाँ रहते हैं, तो उनकी आधी लाइफ तो उस बर्फ को हटाने में ही निकलती रहती है। गर्मी बहुत ज्यादा भयंकर पड़ती हो, आंधियां बहुत ज्यादा चलती हो, तो व्यक्तियों की आधी उम्र तो उनकी घर की जो साफ सफाई के अंदर ही निकल जाती है, आंधियों से साफ करने में, गर्मी से बचाव करने में। सारा मरुस्थल वालों से पूछो उनकी क्या हालत है। और बाहर जाने की जरूरत क्या है? राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान, अब जो थार के मरुस्थल में जो पश्चिमी राजस्थान में लोग इस बेल्ट में रहते हैं, उधर ये गंगानगर, फिर ये बीकानेर, और फिर ये गंगानगर बीकानेर हो गया, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है। तो इस तरफ जो रहने वाले लोग हैं इस बेल्ट में, तो उनके जीवन में आधा जीवन तो, घर में जो माताएं बहनें होती है, उनका आधा जीवन तो घर की सफाइयों में ही निकलता है। क्यों? यहां सबसे ज्यादा क्या चलती है? आंधियां चलती है। और आंधी किसी को बढ़िया लगती नहीं। भाई घर में मिट्टी आएगी, किसको पसंद होगी? आप चाहे गेट कितने बंद कर दो, मिट्टी तो घर में आएगी ही आएगी। आप चाहे कुछ ही कर लो, ये मिट्टी है ही, बालू मिट्टी है, आंधियां चलेगी, ये मिट्टी आएगी, चाहे आप कितना ही घर को पे कर दो। 5 मिनट की आंधी आई और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी कर गई। अब लग जाओ वापस सफाई में। तो आधी उम्र तो साफ सफाई में ही निकल जाती है। ऐसे ही जो बर्फ में रहते हैं, उनकी भी वही समस्या है। तो जलवायु जो है वो सही होनी चाहिए, आंधियां वगैरह कम चले, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं हो और सर्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं हो। वो एक सबसे सही तापमान होता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, वो सबसे बेहतरीन तापमान होता है जब व्यक्ति की वर्क एफिशिएंसी, यानी जो उसके कार्य करने की क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च अवस्था में रहती है। यानी क्या समझे आप, कि अगर हमारे बाहर का तापमान जो है वातावरण का, अगर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस समय व्यक्ति सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, अगर वो 5 घंटे काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा ठंड में 5 से 6 घंटे कर सकता है। तो इस 24 डिग्री टेम्परेचर के अंदर व्यक्ति 12 से 15 घंटे आराम से काम कर लेगा। हालांकि बाकी गर्मी सर्दी में करना ही पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हमारे अगर बाहर हो वातावरण का, उसमें व्यक्ति की वर्क एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब आती है मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांगो, चांगजियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। तो मृदा जो खेती के लिए उपजाऊ मृदा होगी, तो वहां अपने आप ही जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि अनाज आसानी से उग सकता है वहां पे। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, चीन में ये नदियों का मैदान हो गया, मिस्र में नील नदी।
जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। अलवणीय क्या मतलब? जो पीने योग्य जल हो। तो विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र है, जबकि जन से मरुस्थल क्या है? विरल जनसंख्या वाले हैं। फिर आता है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे में हैं। दक्षिणी अफ्रीका में हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। निक्षेप का मतलब है भंडार से। क्योंकि खनिज वगैरह होंगे वहां रोजगार खूब होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक है औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। आपके आसपास गांव का या कोई भी व्यक्ति हो, आप देख लेना, या तो आपको सूरत गया मिलेगा, या मुंबई मिलेगा, या मिलेगा कोलकाता, क्योंकि रोजगार के अवसर वहां बहुत ज्यादा हैं। अब मुंबई का ये नहीं है कि साहब मैं हीरो बनने जाऊंगा। मुंबई के अंदर इतने ज्यादा रोजगार के अवसर हैं, आपको अपने आस अड़ोस पड़ोस घर परिवार में कोई ना व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो या तो मुंबई गया हुआ है या सूरत या कोलकाता। क्यों? क्योंकि वहां रोजगार के अवसर ज्यादा हैं। बेंगलोर हो गया। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी है, भारत की बात करें तो यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी है। तो ये कुछ धर्म से, संस्कृति से जुड़े हुए स्थान हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र। अब मान लीजिए अब जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्यों है यहाँ पे जनसंख्या? रोजगार के अवसर खूब हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छे स्कूल आपको मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है बाकी जगह नहीं है, लेकिन वो सब सम्मिलित रूप से चीजें होती है। अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध है, अच्छी जो हॉस्पिटल वगैरह है, जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल। आप चाहे राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अगर आपके वहाँ के हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि साहब हमसे तो अब नहीं संभलेगा, सीधा जयपुर लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं, मशीनें ज़्यादा है, डॉक्टर ज़्यादा हैं, अच्छे आवास है, रहने के लिए सुविधाएं वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जीवन प्रत्याशा क्या होता है? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो ये जीवन प्रत्याशा है कि एक व्यक्ति, औसत व्यक्ति जो है वो कितने समय तक जो है वो जीवित रहने की, कितने वर्षों तक औसत आयु क्या है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग औसत आयु है। फिर आता है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन तात्पर्य है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही, कई गुना बढ़ गई है। क्यों? ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। कब? 1804 में। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। देखिए, 1959 तक विश्व की जनसंख्या 3 अरब थी और 1999 तक आते आते 30 वर्ष से भी कम की अवधि के अंदर यह जनसंख्या 6 अरब से ज्यादा हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है। तो पहले क्या है, जनसंख्या, जैसे बच्चे जन्म भी लेते थे तो इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती थी। महामारी इतनी प्लेग, चेचक जैसी महामारियां आती थी। एक साथ 4 लाख 5 लाख लोग 4-5 दिनों के अंदर मर जाते थे। ऐसी स्थितियां होती थी। अभी भी आप देख लीजिए, जो ये महामारी आई थी कोरोना,
पिछले 100 वर्षों के अंदर अब जाकर के भारत में कोई महामारी आई है। और ये भी जब दुनिया के अंदर इतने, भारत में क्या पूरे विश्व में आई, और इतने डॉक्टर आज के टाइम में, इतनी जो मशीनीकरण है, इतनी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी कितने लोग मरे हैं इसमें। तो उस समय तो पहले ये जब महामारियां आती थी, अलग अलग प्लेग, चेचक, इस तरह की, तो उस समय तो कोई इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो लोग मरते ही थे। 10 को जला के आते, पीछे 20 फिर तैयार है ले जाने के लिए, इतनी बुरी स्थिति थी। लेकिन इसके बाद में देखिए दुनिया के अंदर अच्छे डॉक्टर हो गए, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो सरकारें हैं उन्होंने भी अपना खूब प्रयास किया, अच्छी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। महिलाएं जो है वो घर में बच्चे को जन्म नहीं दे करके सरकारी अगर हॉस्पिटल में जन्म देगी तो उसे इतने किलो घी मिलेगा, उसे इतने पैसे मिलेंगे। तो सरकारें करती है कोशिश को कि किसी तरीके से जो है बचाया जाए बच्चों को, महिलाओं को। तो मृत्यु दर तो कम हो गई, लेकिन लोग जो बच्चे, जन्म दर भी ठीक कम हुई है, लेकिन फिर भी बच्चे तो पैदा होते ही हैं। ये 1999 2000 के बाद में लोग एक्टिव हुए हैं कि नहीं, बच्चे दो ही अच्छे। पहले तो इतना नहीं होता था, लोग सोचते कि ठीक है अब जो भी हो भगवान की मर्जी है, अब भगवान क्या करेगा उसमें। बच्चे अब खुद, किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 7 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं। पहले मृत्यु दर ज़्यादा होती थी, अब वो मृत्यु दर तो उतनी रही नहीं। ये तो 1999 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। अब तो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जागरूक हुए हैं कि ज़्यादा बच्चों को, अगर आप अच्छी सुविधा नहीं दे सकते, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दे सकते, तो उन बच्चों को मत जन्म दो। एक दो बच्चे हों तो उनको आराम से उनकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन अच्छे से हो पाए। जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। जन्म दर क्या होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने जीवित जन्म, कितने बच्चे जीवित हैं, जन्म जो होता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं? प्रवास। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है, प्राकृतिक वृद्धि दर। तो ये विश्व की जनसंख्या दिखाई है इन्होंने, और 2025 तक जो विश्व की जनसंख्या है वो हो जाएगी, ये तो ऊंची जाता ही जा रहा है, ये 8,525 मिलियन। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 8 अरब 52 करोड़ से ऊपर। अब आता है जनसंख्या वृद्धि। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, तो यह जनसंख्या वृद्धि। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, तो जनसंख्या का संतुलन। और जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जन्म दर से ज्यादा अगर मृत्यु दर है तो फिर जनसंख्या कम होती है। आप्रवास क्या होता है? जो व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास क्या होता है? जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। तो यह टर्म है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास का एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी या अप्रवासी लोग वे होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। तो सूडान से लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, आप बाहर से ही देख लीजिए, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इधर हो गया, अमेरिका के पास में हो गया ये कनाडा। तो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं इधर, और वापस भी उनको नहीं आना होता है, वहीं अपना काम वगैरह सेट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो वापस उनको भारत नहीं आना।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो कहीं किसी स्थान पे जनसंख्या बढ़ने का कारण जो है वो एक ये भी होता है। अब जैसे जयपुर की जनसंख्या राजस्थान के बाकी जिलों से ज़्यादा क्यों है? एक बहुत बड़ा कारण रोजगार भी है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। केन्या जैसे जो देश हैं वहां जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है। मैंने आपको ऊपर बताया था जो कि मृत्यु पर तो कंट्रोल कर लिया गया है। जैसे बच्चों का जन्म होता है तो जन्म के बाद में उनको सुविधाएं वगैरह जो उस वक्त जिस समय उनको अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है तो इतने हॉस्पिटल वगैरह हैं कि सुविधाएं मिल जाती है और आदमी की आयु भी आराम से निकल जाती है। कई बीमारियां हैं तो जो व्यक्ति ये दवाइयां लेता रहता है, जीवन निकलता रहता है उसका। मृत्यु दरों में कमी आ गई, लेकिन जन्म दर जो है वो अभी भी मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अभी भी अधिक है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर की दर मंद है। अब जैसे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, तो वहां जन्म दर जो है वो निम्न है। तो इस कारण से जनसंख्या वृद्धि उतनी नहीं बढ़ रही वहां पे। अब इसमें देखिए, यह जैसे मैप में अति उच्च यानी 3% या इससे अधिक प्राकृतिक वृद्धि की जो वार्षिक दर है, तो ये अफ्रीका की जो कई कंट्रीज हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इधर ये हो गया मैक्सिको की तरफ ये, और इधर ये जो भूटान साइड वाला हिस्सा रही है। और उच्च जो है तो ये उच्च के अंदर जैसे नेपाल है, ये म्यांमार वाला हिस्सा आ जाएगा। और बाकी जो आप जगह देख रहे हैं तो ये ऊंची है। फिर ये आदर्श वाली स्थिति है, तो कई स्थानों पे ये जैसे भारत जो है इधर निम्न यानी 0.9% या कम, तो इसमें इधर ये वाले रही, और 0% या ह्रास, तो ये हो गया। जैसे ये रूस वगैरह है, ये वाला भाग। इसके बाद आता है जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो अब ये चित्रों में दिखाया गया है कि जैसे किसका क्या योगदान है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है।
जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की जो विधि है वो है जनसंख्या पिरामिड। क्या होता है इसमें? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों में उपविभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और यह जनसंख्या के स्तर को, जन्म के स्तर को दर्शाती है। अब ये देखिए, ये एक जनसंख्या पिरामिड है। तो इसमें पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या और किस आयु वर्ग के हैं उस चीज को दर्शाया गया है। 0 से 4 वर्ष के, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, तो 35 से 39 वर्ष वाले जो हैं वो कितने हैं, इस प्रकार से। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की भी संख्या बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु के जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। आश्रित का मतलब कि ये लोग माने जाते हैं कि ये दूसरों पर आश्रित हैं। कम से कम 15 वर्ष तक के माने जाते हैं कि ये अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं, जो भी उनके गार्जियन है, अभिभावक। 65 वर्षीय व्यक्ति, जो ऊपर का व्यक्ति है, वो भी आश्रित होता है। तो कार्यरत आयु वर्ग के अंदर माना जाता है 15 से 65 लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग के अंदर रखा गया है। यह आंकड़ा कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखना। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। जन्म दर देखिए खूब है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो अपने आप ही ये संख्या कम होती जाएगी। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि भारत के अंदर जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। तो पूरे विश्व के अंदर अभी सबसे ज़्यादा युवा जो है वो भारत में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस युवा शक्ति का सही दिशा में उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। तो इधर वाला जो है ये जापान का पिरामिड है, ये देखिए। तो जन्म दर जो है वो जापान में कम है, तो ये देखिए यहाँ आधार में आपको कम मिलेंगे ये। और फिर आयु जापान में वैसे लोग जीते भी खूब हैं। तो ये चीजें हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। कुशल, उत्साही हो, आशावादी हो और सकारात्मक दृष्टि वाले। अब कई लोग हमेशा रोते रहते हैं, मतलब वो हर चीज में रोते हैं और उनके पास में इतने आर्गुमेंट हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, वो लास्ट में आपको हरा देंगे, परास्त कर देंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि उनके जैसा दुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, उनके जैसा लाचार नहीं है, कोई बेबस नहीं है। एक वो होते हैं साहब, कोई भी परिस्थिति हो कि ठीक हम फिर से प्रयास करेंगे, या हमारी ओर से समस्याएं सभी की आती है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जैसे जिसके कोई समस्या नहीं हो, लेकिन उस समस्या से पार कैसे पानी है, तो वो चीज महत्वपूर्ण है। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा कोई संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये
आपका चैप्टर था कि मानव संसाधन के रूप में किस तरह उपयोग हो सकता है। ये 4 प्रश्न है इसमें। सबसे पहला है, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप से वितरित हैं? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो देखिए, जनसंख्या वितरण क्या होता है, नाम से है कि जो है किसी भी क्षेत्र के अंदर लोग किस रूप से वितरित हैं। तो ये इसका सही उत्तर गए हो जाएगा। किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, वो हैं जो वहाँ है। वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म, मृत्यु, विवाह, जन्म, मृत्यु, प्रवास, जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। तो वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? अब मुझे पता है ये इसका आंसर आपके क्लिक नहीं हो रहा माइंड में, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे बिठते ही, और कौन से क्वेश्चन को सोचने पर भी आपके जवाब अभी भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि आपको लग रहा है यार ये तो सही, तो आपको सारे ही सही लग रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख होगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास। कि जनसंख्या में कहीं परिवर्तन क्यों होता है, कहीं कम या कहीं ज्यादा, वो परिवर्तन का कारण होता है जन्म, मृत्यु तो है ही है सबसे बड़े फैक्टर, प्रवास भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जीवन प्रत्याशा हो गया, विवाह हो गया, तो ये उतने बड़े फैक्टर नहीं है। हालांकि आप जैसे विवाह है तो जन्म, तो अब विवाह होगा तो ही आगे जन्म होगा ना, फिर भाई विवाह होगा तो ही आगे जन्म होंगे। तो विवाह होना ठीक है, विवाह भी होता है। तो जनसंख्या का ये भी होता है कि जैसे कहीं व्यक्ति का विवाह हो गया, भाई एक ही जगह 2 रहने लगे वहां पे, लेकिन उस चीज के अंदर भी तो क्या शामिल है, ये हो गया ना प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो प्रवास के अंदर भी विवाह की एक्टिविटी शामिल होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो इसलिए प्रवास होगा, और जीवन प्रत्याशा भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो मेनली है वो है प्रवास। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? ये तो आपको सबको याद होगा। अब आप में से कईयों के माइंड में 3 अरब भी आ रहा होगा। 3 नहीं है, 6 अरब होगा। सही उत्तर क्या है? 6 अरब। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, यही होगा इसमें। जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहने देते हैं, ये नहीं है। बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, ये नहीं होगा। पहला ही होगा इसका, क वाला। तो ये 4 प्रश्न थे आपके, और ये कंप्लीट हो गए। तो ये 8th क्लास की ज्योग्राफी जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए किताबों के लास्ट पेज पे मूल अधिकार भी लिख रखे हैं इन्होंने। भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 समता का अधिकार, स्वातंत्र्य अधिकार, और फिर यह शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 8th क्लास की ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो शुरू करेंगे। और ये 9th क्लास की ज्योग्राफी जो है वो पूरी तरह से भारत का भूगोल है, जिसमें 6 चैप्टर हैं। भारत का आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, और जनसंख्या। तो सभी चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, चाहे 2nd ग्रेड का एग्जाम हो, और बाकी और जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं राजस्थान की जिनमें भारत का भूगोल वगैरह आता है, तो उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो रीट की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो इन चैप्टर को विशेष तौर से ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कोई पॉइंट नहीं छूट जाए। तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।